नमस्कार, मैं राकेश परमार और आप देख रहे हैं महत्वपूर्ण मुद्दा। मित्रों, महत्वपूर्ण मुद्दे में तो ऐसे आज दिल्ली में बड़ा बवाल रहा। अरविंद केजरीवाल की पूरी पार्टी शराब घोटाला और कई तरह की घोटालों में संलिप्त है। उसने एक झूठी और बेबुनियाद मतलब चेक से चंदा लेने को घोटाला का नाम दे करके एक मिथ्या प्रचार करने का प्रयास किया। हालांकि दिल्ली की प्रबुद्ध जनता ने उसके इस चालाकी को समझा और उसका कोई समर्थन नहीं मिला। आम आदमी पार्टी के कुछ पेड कार्यकर्ता छिटमुट जरूर बैठे थे, बट भीड़ नाम की कोई चीज नहीं, बल्कि गैदरिंग भी कुछ उसको ठीक से नहीं कह सकते। मुद्दा आज यही बड़ा था। लेकिन अब भारत के जनमानस से अरविंद केजरीवाल का करीब करीब पटाक्षेप होता जा रहा है। अब लोग समझने लगते हैं कि भाई यह एक आदमी पूरा ड्रामाबाज है और कुछ नहीं। इसलिए मैंने उसको भी सीरियस नहीं लिया और उस पर चर्चा नहीं रखा। बाकी चुनावी चर्चा है तो मैं किसके पक्ष में बोलूं, किसके विपक्ष में बोलूं, इससे बढ़िया ना बोलूं। हमने सोचा कि एक विषय पर बोले, वो बड़ा जरूरी है। मैंने 2 दिन पहले रामदेव के सुप्रीम कोर्ट पर माफी पर मजबूर हो जाने वाले मुद्दे पर अपनी बात रखा था। तो रामदेव जी का पर ऊपर आरोप था कि वो भ्रामक विज्ञापन देते हैं। मैं भी यह दावे के साथ कह सकता हूं कि रामदेव यादव जो विज्ञापन में बात कहते हैं वो 100% ना सही, लेकिन जरूर कोई प्रतिशत है जिसमें झूठ है, बकवास है और गलत है। क्योंकि मैं यह मानने को तैयार नहीं कि रामदेव का क्रीम लगाएगा और काला आदमी गोरा हो जाएगा, काला आदमी गोरा हो जाएगा। रामदेव का तेल लगाएगा तो गंजे के सर पे बाल आ जाएगा, ऐसा हो नहीं सकता। लेकिन एक बात मैं साथ में यह भी कहना चाहूँगा कि हमारे देश में इसके पहले जब से विदेशी कंपनियां व्यवसाय कर रही हैं, मतलब हमारे आज़ादी से लेकर के इधर कुछ दिनों से तक विदेशी कंपनियों का प्रभाव रहा है। हमने कभी किसी से नहीं पूछा कि लक्स साबुन लगाने से हेमा मालिनी की तरह से एक साधारण घर की औरत कैसे हो सकती है, फलाना वाला फेस क्रीम लगाने से काला आदमी गोरा कैसे हो सकता है। हमने कभी नहीं पूछा। ना ही हमने व्यवसायियों को चोर लुटेरा और डाकेबाज कहा, ना ही हमने अपने व्यवसायियों को बैंक करप्ट और बैंक लुटेरा कहा, जबकि बैंक लूटने में विदेशी कंपनियां देशी कंपनियों से बहुत आगे थी। वो तो भारत में व्यवसायी लुटेरा तभी हुए जब देश के व्यवसायियों ने बिजनेस करना चालू किया और विदेशी व्यवसायियों को हर क्षेत्र में मात दिया। आज श्री रतन टाटा का नाम दुनिया के किसी भी मोटर वाहन कंपनी में सबसे ऊंचे स्थान पर है। कुछ विदेशी प्रोपेगेंडा अपने ब्रांड को यह बताएं कि ये मेरी बहुत बड़ी है, मेरे वो बहुत सुपीरियर है, लेकिन सच्चाई है कि टाटा की गाड़ियों का भी कोई जवाब नहीं है। टाटा की छोटी गाड़ी एक्सीडेंट में सबसे ज़्यादा रेटिंग ली है, मतलब उसमें बैठा हुआ आदमी सबसे ज़्यादा सुरक्षित है। अभी अभी आपने देखा होगा कि भारत के विकेट कीपर बल्लेबाज का दुनिया के सबसे महंगी गाड़ी से एक्सीडेंट हुआ था। गाड़ी पूरी जल के खाक हो गई। साइरस मिस्त्री का एक महंगी गाड़ी से एक्सीडेंट हुआ था, वो बचा नहीं पाए, मर गए। एक और बड़ा आदमी का एक्सीडेंट हुआ था, आपने देखा होगा। लेकिन विज्ञापन में आता है कि वो हम विदेशी वाले सुपीरियर, क्योंकि हमारे दिमाग में विदेशी फोबिया है। आते हैं रामदेव पर। मित्रों, हम यह तो बात पूछ लेंगे, मैं सुप्रीम कोर्ट की बात कर रहा हूं। आप यह तो पूछ लेंगे कि भाई ये बताओ कि विज्ञापन में भ्रामक शब्द क्यों कह रहे हो, तुम्हारा शहद में चीनी है, यह बात क्यों नहीं मान लेते, तुम्हारी फलाना फलाना फलाना। लेकिन मैं विनम्रता से सुप्रीम कोर्ट से क्षमा मांगते हुए एक बात पूछ रहा हूं और आपसे पूछ रहा हूं कि क्या कभी किसी राजनीतिक दल ने, स्वयंसेवी संस्थान ने या इवन सुप्रीम कोर्ट ने सिंकारा कंपनी से पूछा, जो सिंकारा पीते ही आदमी तंदुरुस्त हो जाता है?
क्या कभी किसी सुप्रीम कोर्ट ने, किसी कोर्ट ने या कोई राजनीतिक दल, सामाजिक संस्था ने यह बात पूछा कि भाई रूह अफ़ज़ा में गुलाब कहाँ है? किसी लेबोरेटरी में जांच हुआ कि रूह अफ़ज़ा में गुलाब के अर्क पाए जाते हैं? किसी कंपनी ने एप्पल जूस बनाने वाले कंपनी से पूछा कि भाई 100 रुपये किलो एप्पल है और 1 किलो एप्पल में 10 ग्राम जूस निकलता है और 1 लीटर जूस का दाम 60 रुपया है। मतलब पूरी सेव अगर आप खरीदेंगे तो 100 रुपये किलो है, लेकिन अगर आप सेव का जूस लेंगे तो 60 रुपये, 50 रुपये भी है। मतलब ये कहाँ से आ रहा है? किसी भी कोर्ट ने, किसी भी कंपनी ने, किसी भी एनजीओ ने, किसी राजनीतिक दल ने कहा भाई ये कौन सी कंपनी का सेव है जिसमें 500 किलो सेव 60 रुपये में पड़ता है? या ऐसी कौन सी सेव है जो एक सेव में 1 लीटर जूस निकल जाता है? किसी ने पूछा कि वो एक साफी आती है हमदर्द की, खून साफ कर दे। किस लेबोरेटरी में जांच हुआ कि आपको साफी पीने से खून साफ हो जाती है? तो क्या मैं यह कहूँ कि साफी कंपनी चलाने वाला आदमी एक मुसलमान है और इस देश में मुसलमान के विरुद्ध बोलना कानूनन अपराध है, व्यवहारिक अपराध है, वोट बैंक का नुकसान है। और रामदेव महाराज एक सनातनी है और वो गिरुआधारी हैं और वो कहते हैं कि मैं सनातन को पूजता हूँ और सनातन का ही कदर करता हूँ और सनातन मेरा कर्तव्य है, धर्म है, जन्म है। तो क्या रामदेव महाराज को सिर्फ सनातन के लिए टारगेट किया जा रहा है? विंदा करात ने रामदेव महाराज के दवाइयों का महीनों तक टीवी चैनल में बैठ करके विरोध किया। एक एक दवाई का विश्लेषण, इस दवाई में हड्डी है, इस दवाई में फलाना है, इस दवाई में ये है, इस दवाई में ये है। लेकिन कभी विंदा करात ने मैगी पर कोई प्रश्न उठाया कि मैगी में ऐसी क्या चीज मिली है जो 2 मिनट में खाने योग्य हो जाती है? अगर उसको आटा माने वो भी 2 मिनट में नहीं होता, मैदा माने वो भी 2 मिनट में नहीं। दुनिया का ऐसा कोई अन्न नहीं है जो 2 मिनट में पक सके, या विज्ञान में प्रूव हो चुका है। तो फिर वो नूडल मैगी 2 मिनट में कैसे पक जाती है? जबकि मैगी यह नहीं दावा करता कि मेरी पहले से उबली हुई है, सिर्फ आपको ले जाकर के छौंक लगा देनी, यह मैगी दावा नहीं करता। तो उसमें कौन सी ऐसी केमिकल है और क्या यह शरीर पर किस तरह का प्रभाव पड़ेगा? या किसी कंपनी ने बताया क्या? किसी कोर्ट ने, किसी संस्था ने बताया क्या? मैं बहुत विनम्रता से आप सबसे हाथ जोड़ के प्रार्थना करता हूँ और अपनी बात क्लियर करता हूँ। मैं रामदेव यादव को इंडोर्स नहीं कर रहा, ना ही मैं रामदेव के दवाइयों का विज्ञापन कर रहा हूँ। मैं तो सिर्फ यह कह रहा हूँ कि जो जो कंपनियां विदेशी हैं उसका कोई विरोध नहीं। जो जो कंपनी विदेशी है वो बैंक लुटेरा नहीं, चोर नहीं, फ्रॉड नहीं, घूसखोर नहीं, बेईमान नहीं। और जो भारतीय कंपनियां हैं वही किसानों का अन्न खरीद लेती है, अनाप में भंडारण करती है। नेस्ले ने जो इतना अनाज खरीदती है अपने प्रोडक्ट के लिए, वो किसानों के साथ बेईमानी नहीं करती। विदेश की और कंपनियां जो व्यवसाय के लिए भारत में सामान खरीदती है वो व्यवसाय नहीं करती और सिर्फ हमारी भारत की कंपनियां करती हैं। ऐसा क्यों? इन सब प्रश्नों का जवाब यह है कि क्या इस देश में सनातन को हर तरफ से टारगेट करने का ठाना गया है? वो इसलिए भी स्पष्ट होता है कि जब कांग्रेस पार्टी ने अपना घोषणा पत्र जारी किया तो वो कहा कि हम बहुसंख्यकवाद का विरोध करेंगे, डटकर विरोध करेंगे और अल्पसंख्यकवाद का इंडोर्स करेंगे, सहारा देंगे, इसका मदद देंगे। मतलब कि आप अपने चुनावी घोषणा पत्र में यह घोषणा कर रहे हैं कि हम बहुसंख्यकों का सत्यानाश करेंगे और 100 करोड़ की आबादी चुप बैठी है। हमारी अदालतें, विनम्रता से मैं अदालतों से क्षमा मांग के कह रहा हूँ कि हमारी अदालतें कभी साफी पर, सिंकारा पर, रूह अफ़ज़ा पर, नूडल पर, एप्पल जूस पर कभी कोई प्रश्न नहीं उठाई कि भाई आप किस आधार पर कह रहे हैं कि आपका पीने से खून साफ हो जाएगा, रंग गोरा हो जाएगा और गुलाब का अर्क है, इसको पीजिए। रोगन बादाम श्री एक कंपनी की आती है जिसमें मेरे ख्याल से 500,000 रुपये किलो बादाम होगा। बादाम घर में मेरी पत्नी खरीदती है, मुझे ध्यान नहीं है कि किस रेट में बच्चे खरीद कर लाते हैं, लेकिन ये मैं समझता हूँ कि 500,000 रुपये किलो बादाम होगा। और 500,000 रुपये किलो बादाम की गिरी 100 ग्राम की 750 रुपये में आती है। मतलब 100 ग्राम का बादाम का तेल निकालने में कम से कम 10 किलो से ऊपर बादाम निकलना पड़ेगा। अगर 1000 रुपये किलो भी बादाम होगा तो 10,000 रुपये का बादाम होगा। और 10,000 रुपये का बादाम का जूस 750 में मिल रहा है, उसमें कहाँ से बादाम है और कहाँ से बादाम का अर्क है? या किसी कोर्ट ने, किसी राजनीतिक संस्था ने, किसी एनजीओ ने पूछा? लेकिन मैं तो बना ही उस बात के लिए कि जो मुद्दा और चैनलों पर नहीं होती या नहीं होने दी जाती है वो आपके इस चैनल पर होती है।
और मैं उन्हीं प्रश्नों को उठाता हूँ जो किसी और चैनल पर उठता नहीं है। तो मेरा प्रश्न है, हाथ जोड़ के प्रार्थना है अपने न्यायालय से, अपने राजनीतिक दल से, अपने एनजीओ से, अपने उन संस्थाओं से जो हर बात में झंडा डंडा लेकर के सामने आ जाती हैं और विरोध करती हैं, हम उनको पूछ रहे हैं, हम उनसे आग्रह कर रहे हैं कि हमको बताया जाए कि अगर रामदेव भ्रामक विज्ञापन देते हैं तो शिंकारा क्या करती है, साफी क्या करती है, रूह अफ़ज़ा क्या करती है, एप्पल जूस क्या करती है, और भी दुनिया की कंपनियां क्या करती हैं। रामदेव के टूथपेस्ट में जहर है और कोलगेट में अमृत है, शिबाका में अमृत है, और भी जो कंपनियां हैं वो अमृत है। रामदेव का साबुन खराब है और विदेशी साबुन ठीक ठाक है। तो मतलब विरोध हमारे देसी प्रोडक्ट और देसी व्यवसायियों का क्यों? क्या यह कोई ऐसी संस्था विदेश की है जो भारत के कुछ लोगों को अपने पैनल पर रखी है, वेतनभोगी कर्मचारी बना करके, अपना छठुकार चाकर बना करके, कि भाई आपको विदेशी का विरोध नहीं करना है और देसी व्यवसायियों और देशी प्रोडक्टों का विरोध करना है। और इस बात का ध्यान रखा जाए कि अगर देसी व्यवसायी मुसलमान हो तो उसका विरोध बिल्कुल नहीं करना है। तो क्या अब धर्म के आधार पर व्यवसायियों को चुन चुन करके टारगेट किया जाएगा? क्योंकि एक समाज ने कहा था कि भाई जियो का मोबाइल बदल दीजिए क्योंकि जियो हमारे लिए ठीक नहीं है, या ऊपर वाले का फरमान है। यह सब आप विचार जरूर करिएगा। मैं तो यही कहूँगा कि अगर रामदेव यादव पर भ्रामक विज्ञापन का केस बनता है और सर्वोच्च न्यायालय उसको अपने सामने नतमस्तक होकर के झुकने पर मजबूर करती है, जो उचित भी है, और मैं इस मामले में न्यायालय का पक्ष में अपनी बात रखूंगा कि ठीक बात है, किसी को भी भ्रामक विज्ञापन करने का अधिकार नहीं है। लेकिन मैं यह भी जानना चाहूँगा, देखना चाहूँगा कि और कंपनियां यह करारनामा कब करने पर मजबूर होंगी। मतलब सर्वोच्च न्यायालय उन कंपनियों को कब नोटिस जारी कर कहेगा कि मेरे सामने आइए और झुक करके माफ़ी मांगी कि आपने भ्रामक विज्ञापन दिया है। और मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि दुनिया की ऐसी कोई रूह अफ़ज़ा नहीं है जिसमें गुलाब और बाकी का अर्क हो। दुनिया की ऐसी कोई साफ़ी नहीं है जो हमारे खून को साफ कर दे। दुनिया की ऐसी कोई और चीज़ें नहीं है, शिंकारा नहीं है जो आदमी पी करके रात में मोटा हो जाए। ऐसा हो नहीं सकता। तो जब यह लोगों का विज्ञापन मिथ्या नहीं है तो रामदेव यादव का क्यों? और अगर रामदेव यादव को मजबूर किया गया माफ़ी मांगने के लिए तो बाकियों को क्यों नहीं? इन्हीं प्रश्नों के साथ मैं राकेश कुमार आपसे प्रार्थना करता हूं कि कृपया पूछिएगा जरूर, क्योंकि पूछने में क्या जाता है और पूछने से जानकारी बढ़ती है। और मेरा तो उद्देश्य है कि आप तक जानकारी पहुँचाए, चाहे जिस माध्यम से पहुँचाए। इस पर विचार जरूर करिएगा। और अगर आपको लगता है कि मेरा प्रश्न सही है कि अगर रामदेव पर प्रश्न तो बाकियों पर क्यों नहीं, तो सबसे पहले तो आप इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और इसे अपने सभी समूह में साझा करें, क्योंकि साझा करने से समस्या अपने समाधान को प्राप्त करता है, और अगर समस्या समाधान को प्राप्त करता है तो समाप्त होता है, और एक न एक दिन देश की समस्या समाप्त होगी। इसी उम्मीद के साथ मैं राकेश कुमार आप सबको सादर प्रणाम करता हूँ। जय हिंद, वंदे मातरम और भारत माता की जय। बाबा विश्वनाथ की इस पावन पवित्र वाराणसी नगरी से आप सबको बहुत बहुत नमस्कार। हर हर महादेव।